नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की बुक्स पीएससी और यूपीएससी की तैयारी में एक विशेष इम्पोर्टेंस रखती है और अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी आपको काफ़ी मैटर मिल जाता है। केवल ज़रूरत होती है कि इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो आप इतने अच्छे से समझ लें कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इससे आते हैं और साथ में मेंस में भी जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आप डायरेक्ट इसके बेस से आप लिख सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। तो एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 3 रेसों से वस्त्र तक। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्लास 6 में इसी चैप्टर में देखा था, रेसे और धागे और तंतु क्या होते हैं, इन सभी का बेसिक हमने देखा है और वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया में इनका क्या महत्व होता है। और रेशों के प्रकार में भी हमने देखा था कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक जानता रेशा मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और एक पादप रेशा जो पादपों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अब हम यहाँ जानता रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानता रेशा जैसी परिभाषा है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता रेशा कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर होते हैं, भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, तो इनके सोर्स होते हैं। इसके पश्चात जानता रेशा में सबसे प्रमुख है ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। अब ये ऊन का इम्पोर्टेंस है कि ज़्यादातर ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हैं उनके शरीर बालों से ढके होते हैं। ये बाल ही एक्चुअल में ऊन में कन्वर्ट किए जाते हैं और इनका इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये वायु को अपने साथ सेट करके रखते हैं और एक तरीके से ऊष्मारोधी, इनके शरीर के चारों तरफ ऊष्मारोधी एक परत का निर्माण हो जाता है। तो यही कार्य जो ऊन के जो हम कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, यही कार्य वो हमारे वस्त्र भी करते हैं। ठंडे में जब हम ऊन के कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे चारों तरफ एक ऊन में वायु रहती है और वो वायु हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊष्मारोधी परत का निर्माण करती है, जिससे कि ठंड से हमारी बचत होती है। अब इसमें भेड़ों की अगर हम बात करते हैं तो भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक रेशे होते हैं उनकी दाढ़ी के बाल जो कि रूखे होते हैं और दूसरे रेशे होते हैं त्वचा के निकट पाए जाने वाले तंतु रूपी मुलायम बाल। मतलब ये बहुत घुंघराले टाइप में बाल होते हैं और इनसे ही कर्तित ऊन या बाल ऊन प्राप्त किया जाता है। और ऐसे रेशे प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नस्लों का अ, कुछ विशेष नस्लों के प्रोडक्शन के लिए विशेष जनकों का चयन किया जाता है। मतलब भेड़ की उन्नत किस्में जो बनाई जाती हैं वो कुछ ऐसी किस्मों के मिश्रण से बनाई जाती हैं। सबसे पहले एक तो उसका उद्देश्य होता है कि हमें अच्छी किस्म का ऊन चाहिए और दूसरा एक उद्देश्य होता है कि हमें अधिक मांस देने वाली किस्में चाहिए। तो ये ऊन और मांस दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उस किस्म की जो मतलब उस पर्पस के लिए जो अच्छी जो किस्में हैं उन दोनों को आपस में प्रजनन कराया जाता है। तो इस तरीके से विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रजनन होता है उसको वर्णनात्मक प्रजनन कहा जाता है। वर्णनात्मक प्रजनन मतलब ऐच्छिक गुणों की प्राप्ति करने के लिए या ऐच्छिक विशेषताओं की प्राप्ति करने के लिए उस गुण की प्रजातियों का आपस में या उन गुणों की प्रजातियों का आपस में प्रजनन वर्णनात्मक प्रजनन कहलाता है। तो इस प्रकार प्रजनन से अगर हम भेड़ की बात करेंगे तो हमें ऐसी भेड़ों की किस्में प्राप्त होती हैं जो कि अच्छा ऊन देती हैं और साथ में मांस भी अधिक देती हैं। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं में भेड़ों की अनेक नस्लें होती हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में भी प्रचलित है। मतलब भेड़ के साथ साथ याक, तिब्बत और लद्दाख में इसकी ऊन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त कश्मीर की पश्मीना शॉल जो कि बहुत फेमस है, ये कश्मीरी बकरी की ऊन से प्राप्त की जाती है।
इसके अतिरिक्त ऊन के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के निर्माण में किया जाता है। मतलब भेड़ों के अतिरिक्त याक, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, ऊँट, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पैका से भी ऊन प्राप्त होती है। तो ये अ, भेड़ों के अतिरिक्त ऐसे जंतु हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये एक आपको एक आइडिया होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से कि किन किन जंतुओं के शरीर से ऊन प्राप्त की जाती है या ऊन प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक बार आप इनका नाम थोड़ा अच्छे से देख लीजिए जिसमें कि आपको मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन में गलती ना हो। इसके बाद है, अब है ऊन निर्माण प्रक्रिया कि ऊन का निर्माण कैसे होता है। तो ऊन रेशों से ऊन तक की प्रक्रिया क्या है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए नॉर्मली भेड़ों को अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो भेड़ों की बात करेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटा जाता है और उनके बालों को काटने के बाद उनके बालों को संसाधित किया जाता है और उसके बाद ऊन बनाई जाती है। तो भेड़ पालन और प्रजनन सबसे पहला चरण है। तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में यहाँ पे ऊन के लिए भेड़ पालन होता है। भेड़ शाकाहारी होती है, वह घास पत्तियाँ खाती है और हरे चारे के अतिरिक्त उनको दाल, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाए जाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम इनके लिए नुकसानदायक होता है और गर्मी के मौसम में और जब उनके शरीर में बालों की वृद्धि हो जाती है तो गर्मी के मौसम में उनके बालों को अलग किया जाता है। तो रेशों को ऊन में संसाधित करना है तो इसमें पहला चरण है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है जिसको ऊन की कताई कहा जाता है और इसमें वैसे ही मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। और इस सामान्य बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है क्योंकि इस समय अगर ऊन अलग किया जाए उनके शरीर से तो उनको नुकसान कम होता है। इसके पश्चात ऊन की कटाई में भेड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचती है क्योंकि भेड़ में ऊन के नीचे जो उसकी त्वचा की परत होती है वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है और इसलिए उनको हानि नहीं होती। जैसे मनुष्य में शेविंग करने के बाद कोई नुकसान नहीं होता है उसी तरीके से भेड़ों को भी ऊन की कटाई के बाद कोई नुकसान नहीं होता है और कुछ समय के बाद फिर से वो ऊन उनके वापस आ जाते हैं, बाल वापस आ जाते हैं। और चरण दूसरा है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है जिससे कि उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन मतलब ऊन की मतलब कटे हुए ऊन को साफ करना जिसमें कि ऊन के अलावा या बालों के अलावा उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाए, अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई का चरण है, चरण 3 है। इसमें रोमेल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है और अलग अलग आकार के बालों को छटाई के चरण में अलग अलग किया जाता है। इसके बाद चरण चौथा है, चौथा चरण जिसको कि बालों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद या सुखाने के चरण में ही ऐसे छोटे छोटे गुच्छों को अलग किया जाता है जो फूले होते हैं, जो रेशों के बीच में अलग पहचाने जा सकते हैं और रेशों से अलग होते हैं। मतलब जो रेशों के जो गुच्छे बन जाते हैं उनको अलग किया जाता है, इनको बर कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बर क्या होता है, बालों के रेशों के बीच में ऐसे गुच्छे जो कि अलग पहचाने जाते हैं उनको बर कहा जाता है। तो सुखाने के चरण में ही ये बर अलग कर लिए जाते हैं और फिर बर अलग करने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको पुनः अभिमार्जन किया जाता है, मतलब फिर से उनको धोया जाता है और अब जो धागे हैं, अब जो ऊन प्राप्त है वो काटे जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसके बाद चरण 5 में इनकी रंगाई की जाती है क्योंकि नॉर्मली जो ऊन होती है वो काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, इसलिए इनकी रंगाई की जाती है। और अंतिम चरण जो है वो रीलिंग कहलाता है। रीलिंग में इसे
रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उसको लपेट कर धागा बनाया जाता है और लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। मतलब वो धागों की साइज को सेट किया जाता है। तो ये पूरा चरण है जो कि ऊन निर्माण में प्रयोग होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्रम है जिसको हम याद रख सकते हैं कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करके प्रक्रम को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई है, चरण एक है ऊन की कटाई, जिसमें कि भेड़ों के शरीर से ऊन अलग किया जाता है। इसके लिए सामान्य मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अभिमार्जन है। अभिमार्जन मतलब रेशों से या ऊन से जो भी ऊन के अतिरिक्त जो भी उसमें गुच्छे में जो भी गंदगी है उसको अलग किया जाएगा, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। छटाई में अलग अलग साइज़ की ऊनों की छटाई की जाती है और बर की छटाई में जो गुच्छेदार जो रेशे होते हैं, रेशों के बीच में जो गुच्छेदार जो रेशे होते हैं जो कि धागों के निर्माण में कुछ आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको अलग किया जाता है। इसके बाद रंगाई की जाती है क्योंकि ऊन सफ़ेद, काली या फिर ब्राउन कलर में ही होती है और उसके बाद रीलिंग की जाती है, मतलब उसको बुनने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये चरण होते हैं जो कि ऊन के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो जानता रेशा है रेशम। रेशम क्या होता है? रेशम भी जंतु द्वारा प्रदान किया जाता है। रेशम के कीट फाइबर बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में सबसे पहले हम रेशम के कीट का अध्ययन करेंगे। मादा रेशम कीट अंडे देती है, इससे लार्वा निकलते हैं जो कि कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। यह प्यूपा या कोशित जो है ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल अपने स्थान में बने रहने में उसे सहायता करता है और अंग्रेजी की 8 संख्या के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर एक पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कि कठोर होकर सूखकर रेशम बन जाता है। मतलब जाल बुनने की प्रक्रिया में ही ये अपने चारों तरफ रेशम बुन लेता है और इस प्रकार जल्दी ही ये पूरा चारों तरफ से रेशम के रेशों से अपने आप को ढक लेता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है और रेशम किन्हीं धागों का उपयोग रेशम बुनने के लिए किया जाता है और रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम के कीट अनेक किस्मों के होते हैं और उनसे प्राप्त रेशम की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण से जो रेशम का धागा प्राप्त होता है उसकी रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भी भिन्नता होती है। और रेशम के प्रमुख जो हमारे यहाँ प्रकार हैं उसमें टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा शहतूत कीट रेशम सबसे प्रमुख हैं। इसके पश्चात कोकून से रेशम तक का सफ़र देखिए। सबसे पहले रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उसके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन क्या होता है? मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। उन अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टी अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। मतलब ये पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है। रेशम के कीटों को बेचा जाता है, फिर उन रेशम के कीटों को जो पालक है या जो जो रेशम की खेती कर रहा है, सेरिकल्चर कर रहा है, वो बांस के स्वच्छ ट्रे में उनको शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ रखते हैं। ये कीट शहतूत की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जब ये आकार में बड़े हो जाते हैं तो अ, लगभग लगभग 25 से 30 दिन ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं तो ये बांस की ट्रे के अंदर चले जाते हैं और कोकून बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं और कोकून बनाने के बाद ये कोकून के भीतर ही प्यूपा का विकास होता है। रेशम का संसाधन क्या होता है? रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को
बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रख दिया जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया में रेशम फाइबर अलग हो जाते हैं और फाइबर कोकूनों में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है, जो विशेष मशीनों की सहायता से की जाती है। इसके पश्चात रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है और बाद में इनसे धागे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये रेशम निर्माण की प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण शहतूत का वृक्ष है जिस पे रेशम पालन पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है। और इस चैप्टर में और महत्वपूर्ण जो कोकून शब्द है, कोकून शब्द मतलब रेशम का कीड़ा अपने चारों ओर जो आवरण बनाता है रेशम के धागे का, वो कोकून कहलाता है। रीलिंग मतलब धागों में परिवर्तित करना। अभिमार्जन मतलब हमने पढ़ा था कि ऊन में जो भी ऊन के अतिरिक्त जो भी अशुद्धि है उनको अलग करना, उसको अभिमार्जन कहते हैं। ऊन की कताई हमने पढ़ा था कि भेड़ों के शरीर से ऊन को अलग करना, क्योंकि ऊन के साथ में एक पतली लेयर भी उनकी अलग हो जाती है। रेशम कीट क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया कि रेशम कीट जो है वो अपने चारों ओर एक आवरण बनाते हैं जो प्यूपा कहलाता है और इसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार ये सारे परिभाषित शब्द अपने इस चैप्टर में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को फ्यूचर जोन जबलपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।